नमस्कार, मैं अम्बरीश कुमार। जनादेश चर्चा में आप सबका स्वागत है। 1974 में जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो गुजरात में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस में चाय समोसा के दाम बढ़ाने पे शुरू हुआ था, जो वहां से बिहार चला और बिहार से पूरे देश की सत्ता बदल गई थी। बहुत छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन कब और कैसे शुरू हो सकता है, इसका लोगों को अंदाजा नहीं है। बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तक इस समय जो छात्र आंदोलन गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी कल जिस तरीके से पिटाई की गई छात्रों की, बहुत ही बर्बरता से मारा गया, हॉस्टल में घुस करके मारा गया, लॉज में मारा गया लोगों को, तो उससे काफी रिएक्शन है। और हमें लगता है कि ये छात्र आंदोलन अभी और फैल न जाए। अगर ऐसा होता है तो ये सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम इसी पे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीएचयू और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष आनंद कुमार जी हैं, जो इस समय गोवा में हैं। हरजिंदर जी हैं दिल्ली से। अखिलेंद्र प्रताप सिंह, जो अखिलेंद्र प्रताप सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, उसी दौर में जब हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ में थे। चंचल जी भी उसी दौर में बीएचयू में रहे हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष। हमें लगता है उस दौर के बारे में भी बात हो और इस छात्र आंदोलन पे भी बात हो। अखिलेंद्र जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। ये जो पूरा मामला हुआ है इलाहाबाद वाला, रेलवे की जो विसंगतियां सामने आई हैं, जो बिहार में आंदोलन चल रहा था, उत्तर प्रदेश में जो फैला है, इसको आप किस रूप से देखते हैं और क्या हुआ इलाहाबाद में, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी दें जी। देखिए, ये आंदोलन तो एक्चुअली स्पॉन्टेनियस है, स्वतः स्फूर्त है और बहुत ही जायज मुद्दों पर यह आंदोलन शुरू हुआ है। बीच के दौर में कहां से कुछ हिंसात्मक वारदात जो खबरें आई हैं, तो मैंने जो संपर्क किया, जाना, अमूमन कोई भी छात्र इसको बहुत जस्टिफाई नहीं कर रहे थे और उन लोगों को पता भी नहीं चला कि इस तरह की घटनाएं कैसे हुई। जहां तक सवाल है इलाहाबाद का, तो ये बड़ा बर्बर दमन का दौर यहाँ चला है और आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, जिस तरह से छात्रों के लॉजेस में घुस करके लग रहा था कि पूरे बल प्रयोग के लिए यह अब केवल लॉजेस बचे हैं, डेलीगेसीज के लड़के थे और चौतरफा उनके कमरों को तोड़कर उसमें घुसने की कोशिश हुई, मारा पीटा गया। और एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जो पिछले 4 महीनों से इलाहाबाद में रोजगार आंदोलन चल रहा था, युवा मंच की अगुवाई में, उनको पुलिस ने अभी टारगेट बनाया और 120 समेत ढेर सारी धाराओं में राजेश सचान को जेल भेज दिया। अब सवाल ये है कि कभी भी शांतिपूर्वक जो भी आंदोलन हुए हैं उसमें युवा मंच और अन्य जो इस तरह के छात्र युवा संगठन थे, उनकी हिस्सेदारी थी। और उन लोगों ने अभी तक जितना बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों लड़कियां शरीक हुई, दर्जनों को गिरफ्तार किया गया और ये बहुत ही पीसफुल और नागरिकों के समर्थन का आंदोलन था। उस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, दमन करने के लिए ये हमले हुए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि यह फरवरी 2019 में रेल में भर्ती के लिए ग्रुप डी, और यह जो एक जनरल कैटेगरी में वहां एक सीट 35,273 सीट्स की एडवर्टीजमेंट, इसका विज्ञापन हुआ था और आज तक उसकी भर्ती भी नहीं हुई। कोविड वगैरह का वह पीरियड भी नहीं था। अगर सरकार चाहती तो वह उस समय यह करा देती परीक्षा और लड़कों को ले लेती, लेकिन सरकार की कोई नीयत समझ में नहीं आई कि 3 साल बीत गए और उसके बावजूद उनकी परीक्षा नहीं हुई। और आप पहली बार आप समझते हैं, ग्रुप डी में 1,03,000 छात्रों को लेना था और उस ग्रुप डी में 1,03,000 छात्रों से ये कहा गया कि अब आप लोगों की 2 परीक्षाएं होंगी। जैसे आप आईएएस वगैरह में या पीसीएस में देखते हैं, प्रीलिम्स और आपके
मुख्य जो आपका दूसरा चुनाव वो होता ही है परीक्षा, वो होता है मेन परीक्षा। जी तो अब आप बताइए, जिसमें गैंगमैन को चुनना है, लाइनमैन को चुनना है, जो लोग पटरी बनाते हैं, जो लोग रख रखाव रेल का करते हैं, उसकी परीक्षा आपने प्रीलिम्स और मेन के आधार पर कराने की कोशिश की। अब जस्टिफिकेशन ये दिया जा रहा है कि भाई 1 करोड़ लड़कों को एक साथ हम परीक्षा नहीं करा सकते थे, इसलिए 2 बार कराने की बात थी। बात ये नहीं थी, उसमें भी लेवल 1 और लेवल 2 की बात की गई। और जो परीक्षा इन्होंने अन्य जनरल की कराई थी, उसमें 35,273 जो सीटें थीं, उसमें उन्होंने जनरल अलाउ कर दिया। लड़कों का कहना था कि जो लोग एक बार सेलेक्ट हो गए हैं उनको माइनस करके आप लीजिए, तो करीब 7 लाख सीटें आपको अवेलेबल होंगी, जिसमें आपने महज लगभग 3 लाख सीटों को ही आपने किया। तो मांग उनकी बहुत जेन्युइन थी, चाहे वो बिहार की हो चाहे यूपी की हो। सरकार इस पर सोचे, उसके पहले रेल बोर्ड ने इस पर बयान दे दिया कि जो लोग इसके उसमें करेंगे तो उनको हम एकदम डिबार कर देंगे, परीक्षा नहीं देने देंगे। और बहुत देर में रेल मंत्री आए और अपनी सफाई दिए कि नहीं, हम तो इस तरह से नहीं चाहते। आप चाहते भी नहीं हैं, और लड़कों को जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं 120B के तहत उनको जेल भेज रहे हैं। तो ये जो पूरा पूरा दौर दमन का चल रहा है, यह दमन बेवजह आम छात्रों के ऊपर किया जा रहा है, वह भी चुनाव के दौर में किया जा रहा है। सरकार को कतई चिंता नहीं है कि इससे छात्रों का कितना नुकसान हो रहा है। हॉस्टल और लॉजेस में जिस तरह से पिटाई हुई है, वो बड़ा एपरेंट है कि कहीं से भी कोई संवेदनशीलता और कोई छात्रों के साथ सहानुभूत पूर्वक उनकी मांगों को आप समझिए। लाखों सीट्स आपकी अभी भी बैकलॉग में पड़ी हुई हैं, उसको भरने की जगह आप केवल एक डंडा डंडा से चलाना चाहते हैं, और सब आपको प्राइवेट करना है, इसलिए आप परीक्षा वगैरह भी दिखाते हैं सब हम करना है। तो ये हालत में छात्रों का जो अंदर का गुस्सा था, यह जी गुस्सा ऑल ऑफ सडन निकला जो रेल की पटरियों को गए, एंड ब्रॉडली वो उनका वहां भी आंदोलन शांतिपूर्वक था। आपने देखा 26 जी जनवरी को उन्होंने संविधान दिवस मनाया। अगर कहीं वायलेंस की अगर उनके अंदर बात होती, तो वो जी इस तरह से पटरी पर झंडा लेकर के 26 जनवरी को सेलिब्रेट नहीं करते। तो ये जो माने जो घटना है, उसमें क्या बेसिक वजह है यूथ का, उसे कैसे जी एड्रेस किया जाए। ये बार बार चारों तरफ से है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसका नुकसान न पहुंचाइए, इसको न करिए। अरे इतनी शिक्षा तो छात्र जानता है कि रेल हमारी प्रॉपर्टी है, हम क्यों इसको डैमेज करेंगे। और अगर कोई स्पॉन्टेनियस घटना हो गई है तो उसकी आप जांच कीजिए। लेकिन जो लोग शांतिपूर्वक आपके यहाँ आंदोलन चला रहे हैं, सालों तक आप उत्तर प्रदेश शासन से लेकर के प्रयागराज में शासन प्रशासन को जी मेमोरेंडम देते हैं, 4-4 महीने हो गए हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का मुझे कोई औचित्य नहीं दिखता है। उल्टा उन जी लोगों को डरवाना, धमकाना और 1,000 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करना, ये हमारे समझ के परे। जी ये परिस्थिति आनंद ये है। और जी बिहार का भी जो हमने देखा है, अब बहुत सारी गिरफ्तारियां वहां हो रही हैं। तो यह छात्र आंदोलन और ये यूथ का जो राइज है, यह देखिए एक नए सिरे से खड़ा होगा, और दमन से ये रुकेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और वह अपने में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक होगा, ये मुझे पूरा एहसास और विश्वास है। जी आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने तो तमाम छात्र आंदोलनों में हिस्सा लिया है, नेतृत्व किया है और देखा भी है। आपको आप दूर से हैं बैठे हुए, लेकिन ये किस रूप में देख रहे हैं, ये छात्र आंदोलन किधर तक जाएगा? अमरीश जी, 70 साल की उम्र में मुझे ये बताने में संकोच नहीं है कि जैसे गांव में कहते हैं कि जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, वैसे ही मैं कहना चाहता हूं समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते, पुराने विद्यार्थी कार्यकर्ता के नाते कम, लेकिन इस समय के एक वृद्ध नागरिक के नाते
कि जब सरकारों की मौत आती है तो वो विद्यार्थियों से टकराती है। विद्यार्थियों के अंदर व्यवस्था के प्रति बगावत का भाव नहीं होता। हम लोग विद्यार्थी रहे, हम लोग की बड़ी मेहनत लगती थी, पर्चा बांटने से लेके विचार गोष्ठी करने तक, और गरमाते गरमाते भी 5% से ज्यादा विद्यार्थी राजनीतिक चेतना से लैस नहीं हो पाता था। सबकी इच्छा होती थी कि जिस उम्मीद से हम विश्वविद्यालय या कॉलेज में आए हैं वो उम्मीद 2 साल के बीए बीएससी के बाद, 2 साल के एमए एमएससी के बाद पूरी हो जाए, और वो उम्मीद थी एक सुरक्षित भविष्य, और जिसका सबसे बड़ा रास्ता उत्तर प्रदेश बिहार में सरकारी नौकरियों का आज नहीं अंग्रेजी राज के जमाने से है। और ये विद्यार्थी जब पूरी तरह से त्रस्त हो जाते हैं, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग ये सवाल पूछते थे ना, यही अखिलेंद्र हैं, चंचल हैं, सुनीलम हैं, हरजिंदर हैं, आप हैं, सवाल पूछते थे पिछले 5-7 साल से कि क्या हुआ युवा संतोष का, ये क्यों इंतजार कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत धीरज होता है नौजवानों के अंदर, लेकिन आपने इम्तहान लिया 3 साल पहले, जवानी हाथ से फिसल रही है, मौके निकल रहे हैं और सुनवाई कहीं नहीं। पहले के विद्यार्थियों के लिए विधानसभा और लोकसभा में 2-4-10 आवाजें होती थी और उन तक हम जाते थे, और जब वो बोलते थे तो सरकारी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी वायदा करता था कि इसको देखा जाएगा। अभी तो न कोई वकील है, न कोई दलील है, न कोई अपील है। तो अगर 2-4 जगहों पर विद्यार्थियों ने रेल रोकने का काम किया तो मैं तो उनको नमस्कार करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ। हमारी पीढ़ी के विद्यार्थी तो सीधे पुलिस से टकराते थे, अपना सिर फुड़वाते थे, अपना लहू बहाते थे। वो खून जो देश की रक्षा के लिए बहना चाहिए वो आपस की फोर्सेस में बहता था, लेकिन हर खून के हर कर्ते का दाम देना पड़ता था, और आज भी वो दाम देना पड़ेगा, क्योंकि आप नई पीढ़ी से जब अत्याचार करेंगे तो वो भविष्य से अत्याचार कर रहे हैं। ये लड़के लड़कियां अपने अपने घरों से आकर के सवेरे से शाम तक पढ़ते हैं, बीच में वक्त निकाल करके सब्जी खरीद करके, रोटी खरीद करके खाते पीते हैं, बर्तन मांजते हैं, मच्छर से लड़ते हैं, गुंडों से लड़ते हैं, इंतजार करते हैं कि किसी से 4 साल 6 साल बीते, इलाहाबाद, बनारस, पटना, दिल्ली की डिग्री मिले, नौकरी मिले। बताइए, रेल में क्लास डी की नौकरी के लिए जो बेचैन है उसको आप बागी समझते हैं? आपकी आंख पर सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, आप दिन को रात और रात को दिन समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है अम्बरीश जी कि जहां आपने विद्यार्थी पर राज सत्ता का दुरुपयोग किया उसका राजनीतिकरण शुरू हो गया। कि जितने हमारे संगठन होते थे नौजवानों के, वो उनका काम एक पड़ले पर और पुलिस का डंडा दूसरे पड़ले पर। जैसे ही आपने पुलिस के डंडे का इस्तेमाल किया, विद्यार्थी को राज सत्ता समझ में आ जाता है, विद्यार्थी के परिवार वालों का सरकार से मोह भंग हो जाता है, और फिर उसका जो एक चक्र शुरू होता है, उस सुदर्शन चक्र से बड़े बड़े जरासंध और दुर्योधन की गर्दन कट जाती है। मैं इतना ही कहूंगा। जी, चंचल जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। यह आंदोलन आप लोगों के दौर में जो आंदोलन होता था उसका नेतृत्व भी होता था, बड़े बड़े छात्र नेता होते थे। ये पहला आंदोलन इस समय दिख रहा है, हाल के दिनों में इसका कोई नेतृत्व भी नहीं है, लेकिन इसकी दिशा आपको किधर जाती हुई दिख रही है? अमरीश जी, छात्र आंदोलन की पहली खूबी होती है कि उसके पास नेतृत्व नहीं होता। जैसा भी आनंद जी ने कहा कि वो स्पॉन्टेनियस होता है, मुद्दों को लेकर के होता है। आपने अपने इंटरव्यू आपने अपने साक्षात्कार के शुरुआत में एक बहुत दिलचस्प बात कही, गुजरात आंदोलन 1974 आपने कहा, उसको थोड़ा सा संशोधन चाहूंगा, 1973 है वो। जी जी। 2 अर्थशास्त्री छात्र, अर्थशास्त्री इन द सेंस की जिसमें भाई आनंद कुमार जी भी आते हैं, ये केवल जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं केवल उसी के तालिबे इल्म नहीं है, ये हर हिस्से को समझते हैं और हर हिस्से पर उंगली रखते हैं। मनीषी जानी और उमाकांत माकर, बाद में इन लोगों से दोस्ती हुई, उनके आंदोलन में मैंने शिरकत किया, लड़ाई लड़ी। 3 आने के सवाल पर यह आंदोलन शुरू हुआ था, महंगाई को लेकर के। 1973 में चिमन भाई पटेल की सरकार थी, आंदोलन चला, और ये एक वक्त आया कि जयप्रकाश नारायण जैसे आदमी को भी इस आंदोलन में उतरना पड़ा। लंबी दास्तान है, उस पर फिर कभी चर्चा होगी, उसकी वजह क्या होती है।
छात्र आंदोलन अकेले चल करके कभी जिंदा नहीं रह सकता जब तक कि उसमें आम आदमी की साझेदारी न हो। हम लोग जिस विश्वविद्यालय से रहे हैं, उस विश्वविद्यालय के इतिहास से मैं थोड़ा बहुत 2-3 घटनाओं की चर्चा करूंगा कि किस तरह से ये चला है। और बहरहाल ये आंदोलन चलते हैं, छात्र आंदोलन, मुद्दों को लेकर के। और मुद्दा क्या है? आप नौकरी की तलाश में हैं, आपने वायदा किया था कि आप नौकरी देंगे। आपने ये नहीं कहा था कि हम शिक्षा आपको इसलिए दे रहे हैं। जी आवाज चली गई अमरीश जी। उनका कनेक्शन कट गया है। हरजिंदर जी तो एक मिनट में देखता हूं। आ गए जी। आप गार्जियन से लेकर के हर जगह पर एक चीज आप समझाते हैं। लड़के से पूछते क्या बनोगे? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस पीसीएस बनेगा। कभी आपने पूछा कि उससे आपने कहा कि इंसान भी बनोगे? ये जो मुद्दा है इंसान होने का, ये लड़ाइयां जो छात्रों की होती हैं, ये इंसान होने की लड़ाई होती है। जब इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि अब इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, जब डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो इंसान तो बनने दो। और ये इंसान होता क्या है, इसको एजुकेशन में हमारे पुरखों ने बहुत खूबसूरती के साथ कहा है। भाई आनंद कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं। इल्म किताब से निकलती है और उस किताब में दर्ज है कि जालिम का कहा न मानो, ये इंसान को बेहतर इंसान बनाती है। इसके लिखा डॉक्टर लोहिया ने। अगर ये गलत है तो खारिज कर दो। जालिम के सामने घुटने मत टेको, वायदा खिलाफी और बलात्कार के अलावा तुम उसके खिलाफ लड़ो, ये बार बार कहा गया है। और अगर हम ये जब तक इल्म की किताब को किताब तक महदूद रखेंगे, तब तक आप खुश होते हैं सरकार साहब, तब तक आपको अच्छा लगता है कि लड़का बहुत सही रास्ते पर जा रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा याद कर रहा है। अगर इसी को हम सड़क पर उतारते हैं, कुजुरेवाला आपने कहा था कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे, और आज आप हमको कहाँ किस जगह पर पहुंचाए। कल पटना के बच्चों का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम भाजपा के समर्थक रहे हैं, भाजपा के समर्थक हैं, लेकिन आज भाजपा हमारे साथ क्या कर रही है, हम अपने हक और हुकूक के लिए लड़ेंगे। इस मुकाम पर आपने पहुंचा दिया है। तो मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं कि ये आंदोलन एक सवाल को लेकर के है, ये आंदोलन पूरे परिवेश को लेकर के ढके हुए है। इसमें किसान भी परेशान है, मजदूर परेशान ही है, आपकी इनकम खत्म हो चुकी है, क्रय शक्ति खत्म हो चुकी है, आप गर्त में जाकर के खड़े हुए हैं। ये तो सिंबल बन गया है। किसान के साथ आज एक मुखर आंदोलन की शुरुआत छात्रों ने अपनी कर दी है, और आज आप फिर देखेंगे कि यही आंदोलन धीरे धीरे बढ़ करके अच्छा रास्ता पकड़ेगा। जैसा कि अभी बता रहे भाई कि भाई ये चुनाव के समय में, और मैं तो कहता हूं कि हाँ थोड़ा देर से हुआ, लाठीचार्ज बहुत पहले होना चाहिए था। उसकी वजह है कि हमारी शिक्षा नीति ने अपने सरकार को समझने में थोड़ी सी विलंब किया है। हमारी शिक्षा नीति ने काफी तमाशा किया है, और जो बदलाव की राजनीति आई है, इस पर अभी आगे चर्चा होगी, उस पर मैं बताऊंगा कि हमारी नई शिक्षा नीति ने किस तरह से इस आंदोलन को रोक करके पीछे ढकेला, और इसको आज 4 साल पहले 6 साल पहले हो जाना चाहिए था। ये लाठियां चलती, ये लोग घायल होते, लेकिन आज देर हो गई है। उसकी वजह है कि हमारी शिक्षा नीति केतली से नहीं तकली से चली है, और दोनों के बीच का फर्क समझना होगा, तकली और केतली के बीच में। इस पर हम फिर आगे आपसे बात करते हैं। शुक्रिया जी जी। डॉक्टर सुनील, हम अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। पश्चिम में एक तरफ किसान एक लड़ाई लड़ रहे थे जिनके साथ आप शामिल थे वहां पे, पूरब में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहें तो इस बार नौजवान और छात्र खड़े हो गए। इसका असर क्या पड़ेगा चुनाव पे आने वाले? मैं धन्यवाद अमरीश जी। मैं अभी एक चर्चा में था, उसमें 7 छात्र नेता थे, 7 अलग अलग संगठनों के थे। उन्होंने जो कहा, मैं उसका ब्रीफ आपको 2 मिनट में बता देता हूं ताकि चर्चा के अंदर वो बातें आ जाएं। उसके अंदर एक बात तो ये बात साफ हुई कि ये स्पॉन्टेनियस कुछ भी नहीं है। इसमें लगातार लंबे समय से इलाहाबाद में 140 दिन से एक आंदोलन रोजगार के अंदर, मतलब जो यूपी में वैकेंसीज हैं उसको फुलफिल करने के लिए चलाया जा रहा है।
और लखनऊ के अंदर भी चलाया गया। अभी 5-7 दिन पहले युवा जब प्रोटेस्ट कर रहे थे संगम के ऊपर, प्रोटेस्ट के अंदर मुंडन करा रहे थे, तो मुंडन आधा हुआ और आधे के अंदर ही गिरफ्तार करके वहां पर छात्रों को ले गए। उससे गुस्सा वहां पर पैदा हुआ। ये इसका बैकग्राउंड है। मेरा मतलब ये है कि ये अचानक लोग जो है सड़क के ऊपर या रेल ट्रैक के ऊपर आ गए हैं, ऐसा मामला नहीं है। तमाम सारे संगठन है। मुझे ये बताया वहां पर कि हम 17 संगठन मिलकर के एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं और एक साथ मिलकर के हम रोजगार के सवाल को हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि जो एसएसपी है ना, तो एसएसपी के ऊपर वो कार्रवाई चाहते हैं, ये पहले नंबर की बात है। दूसरे नंबर की बात, उनका गुस्सा सबसे ज्यादा रेल मंत्रालय पर है, रेल मंत्री का है, तो वो रेल मंत्री का वो इस्तीफा चाहते हैं। तीसरी बात उन्होंने मुझको ये बताई कि 21 दिन में 2100 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पिछली बार 700-800 मुकदमे दर्ज हुए थे, अभी जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, और अब जो है एक किस्म से एक टेरराइज कर दिया गया है। और प्रशासन का असल में षड्यंत्र ये है कि ये सब जो लड़के हैं, ये बाहर से गांव देहात के आकर के कमरे लेकर के लोग रहते हैं, इन सबको खाली करा दिया। मतलब डर के मारे ये सब लोग वहां से भाग जाएं, तो ये अब कोई संगठित रूप लेकर के, मतलब जो 7 चरण हैं चुनाव के, उसको प्रभावित नहीं कर पाए। इसका एक षड्यंत्र और सुनियोजित रणनीति जो है वो प्रशासन और पुलिस ने बनाने का काम किया है। लेकिन सभी संगठनों का, सातों के सातों अलग अलग संगठनों के छात्र नेता, जिसमें युवा मंच के भी थे, जिसके अंदर योगी यूपी मांगे रोजगार के भी थे, जिसके अंदर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति है उसके भी थे, एनएसयूआई के भी थे, समाजवादी छात्र सभा के भी थे, वो सबका कहना है कि हम लोगों ने ये तय किया है कि हम ये जो दोनों मुद्दे हैं, चुनाव और जो पुलिस दमन है, इसको लेकर के हम पूरे यूपी के अंदर हम युवाओं को और छात्रों को गोलबंद करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आनंद जी की इस बात से, प्रोफेसर साहब की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और मुझको एक किस्म का सैबोटेज का एंगल भी इसके अंदर समझ में आता है, क्योंकि ऐसा कभी भी मूर्खतापूर्ण कार्रवाई कोई नहीं करता कि जब चुनाव चालू हो गए हैं और आप इतनी बड़ी संख्या में छात्र हो और आप उसके अंदर ठुकाई पिटाई शुरू कर दें, मतलब एक आत्मघाती कदम है। तो इसके अंदर जो है एक सैबोटेज का एंगल भी है, और इसका मतलब ये भी है कि जो प्रशासन है और जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि अब ये सरकार जाने वाली है, तो इसका और पक्का इंतजाम ऐसा कर दो ताकि कोई जो संभावना है वो भी उसके अंदर ना बच पाए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उन सभी छात्र नेताओं से बात करके मेरे को लगा कि ये मामला आगे बढ़ने वाला है। और उन सब लोगों ने, आश्चर्यजनक बात यह है कि सब लोगों ने इस बात को कहा कि हमको इस बात का एहसास है कि पिछली बार हम लोग ही सरकार लेकर के आए थे, हम लोगों ने ही धर्म का जो है अफीम चाट करके हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट देने का काम किया था। तो वो एक किस्म का अपराध बोध भी वो छात्र नेताओं को, और उनका कहना था कि जो हमारे साथ में लोग हैं उन सबको इस बात का एहसास है कि हम ही लोगों ने इस तरीके का एक परिस्थिति पैदा की कि जब हमने बबूल बोया तो उसमें से आम निकलने वाला नहीं है, और यही होने वाला था, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए। मुझे लगता है कि एक जो मतलब जिस तरीके से बर्बरपूर्ण तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, उससे एक तो सभी, एक लखीमपुर की घटना हुई थी जिसके अंदर कुचला गया था अजय मिश्रा टैनी के लड़के के द्वारा किसानों को, तो एक वो दिमाग में अंकित हो गया। उसी तरीके से सोशल मीडिया के अंदर और कुछ जगह पर गोदी मीडिया के अंदर भी जो ये चले हैं, जो दिखाया है कि किस बर्बरता के साथ में पुलिस पेश आ रही है, तो अब मुझे लगता है कि ये पूरे कम से कम चुनाव भर तो वो जो छवियां हैं वो लोगों के दिमाग को जरूर प्रभावित युवाओं के करने का काम करेंगी। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अब मुझे लगता है कि रोजगार के बारे में अपने कॉन्क्रीट प्लान्स बताने पड़ेंगे, क्योंकि जो एक बात भी बार बार आई, 2 करोड़ का उन्होंने कहा था, मोदी जी ने नहीं किया। यहां पर इन्होंने 70 लाख का कहा था, और अब ये बता रहे हैं कि 4.5 लाख रोजगार हम दे पाए। तो 70 लाख की जगह पर 4.5 लाख के ऊपर पहुंचे। तो अभी जो पार्टियां दावा कर रही हैं, कोई 20 लाख दावा कर रहा है, कोई 25 लाख दावा कर रहा है, तो अब मुझे लगता ऐसा है कि जो युवा हैं वो लोग अब और ज्यादा कॉन्क्रीट बातें चाहेंगे। बेरोजगारी के सवाल को लेकर के वो ज्यादा कॉन्क्रीट प्लान पॉलिटिकल पार्टी से वो डिमांड करने वाले हैं। तो एक किस्म का फोकस जो है वो बेरोजगारी का सवाल इस चुनाव के अंदर जरूर बनेगा। जी हरजिंदर जी, जो बात अभी सुनीलम जी ने कहा कि रोजगार का सवाल
अब चुनाव का एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा बन सकता है। इलाहाबाद के जो प्रक्रिया है वो गोरखपुर, लखनऊ से लेकर बनारस तक में देखी गई है। अब आपको लगता है रोजगार जैसा मुद्दा जो इस चुनाव से अलग चल रहा था, हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान भाईजान चल रहा था, लेकिन रोजगार जैसा मुद्दा उठ सकता है? हालांकि मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान इनकी तमाम कोशिशों के बावजूद मुद्दा नहीं बन रहे थे। मैं पूरे देश भर के वीडियो देख रहा हूं तो उसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे अब आप देख लीजिए, आपको कहीं भी सरफेस पे दिखाई नहीं देते हैं। और ये जो घटना हुई है, मेरे से वरिष्ठ लोग हैं, इन्होंने उस समय को भी बहुत अच्छी तरह से देखा है। मुझे लगता है कि इतिहास जैसे अपने आप को एक बार दोहरा रहा है। 73 की बात की थी, 73 में एक सरकार थी जो अपनी लोकप्रियता के पूरे गुमान पर थी और जनता से संवाद एकदम कट गया था। वो स्थिति इस समय फिर से हमारे सामने मौजूद है। और युवाओं को जो रोजगार देने का वादा था वो आप छोड़ दीजिए, ये जो 2019 से प्रक्रिया चल रही है कि उनको नौकरी देंगे, रेलवे में नौकरी मिलेगी, ये वो और किस तरह से टाला जा रहा है। एग्जाम भी उनके आंदोलन के बाद हुए हैं और उसके बाद जो है अब वो जो जिस तरह से उस दौर में दमन हुआ था वैसा ही दमन फिर शुरू हो गया। प्रयागराज से पहले आप बिहार में देखें, बिहार में क्या किया उन्होंने। एक प्रोफेसर, एक खान सर हैं, वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं बच्चों को। फैजल खान सर जी। नहीं, फैजल खान नहीं है, वो मुस्लिम है नहीं, लेकिन वो खान सर के नाम से पढ़ाते हैं, उनकी वो दूसरी है। तो उन्होंने एक वीडियो यूट्यूब पे लगाया कि ये फ्रॉड है क्या, और बहुत डिटेल में विस्तार के साथ उन्होंने बताया कि क्या है। और उसके बाद सिर्फ इतना कहा कि अगर छात्रों को विरोध करना है तो वो ट्वीट करें, और ट्वीट में किसको टैग करें और हैशटैग क्या डालें, ये बताया। तो आपने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। अब पुलिस उनको ढूंढ रही है गिरफ्तार करने के लिए। एक गायिका है नेहा राठौर जी, उसने बिहार में काबा एक गाना गाया था और अब एक गाना यूपी में काबा गाया, और उसके खिलाफ भी आपने वारंट जारी कर दिया। तो ये जो दमन के पुराने तरीके हैं ये सब बहुत साफ साफ सामने दिख रहे हैं, और ये सरकार इसी से निपटना चाहती है। मुझे ये जो लग रहा है कि ये जो जैसे ट्रेन जलाई गई या ये जो घटनाएं हैं, इनको शायद अब तर्क की तरह यूज किया जाएगा दमन को बढ़ाने के लिए। ये जो है बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। अखिलेश जी कह रहे थे कि छात्रों को ये बताया जा रहा है कि ये आपकी संपत्ति है रेलवे। तो मुझे लगता है छात्र तो जानते हैं कि रेलवे उनकी संपत्ति है। दरअसल ये जो रेलवे के अधिकारी हैं और ये जो सरकार है ये नहीं जानती कि ये इन छात्रों की संपत्ति है। वो उसे अपनी संपत्ति मान रहे हैं और फिर अपने हिसाब से सारा खेल करना चाहते हैं। उनके पास जितना भी, जिस वजह से विवाद हुआ है, उनके पास उसका कोई तर्क मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अड़े हुए हैं। रेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रेल मंत्री को लग गया कि मामला थोड़ा गड़बड़ है तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन सरकार ओवरऑल सॉफ्ट हो रही है मुझे ऐसा लगता नहीं है। और इसलिए ये समस्या, वैसे देखिए जो उन्होंने गुजरात आंदोलन की बात की थी 73 के, वो भले ही छोटी सी मांग पे शुरू हुआ था, लेकिन ऐसे आंदोलन जब असंतोष ज्यादा होता है तो वो व्यापक मुद्दों से जुड़ते हैं, और वो एक छोटी सी मांग जो थी पूरे सामाजिक परिवर्तन की मांग में बदल गई थी। संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट उसी से शुरू हुआ, उसी से निकला, उसी का विस्तार संपूर्ण क्रांति पे हुआ। तो ये स्थिति वापस दिख रही है क्योंकि असंतोष बिल्कुल चौतरफा है, हर तरफ है। महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे ऐसे बेरोजगार हैं जो 20-20 साल से उसी स्थिति पर टिके हुए हैं। जो समाजशास्त्र कहता है कि बेरोजगार जो है एक परमानेंट फोर्स नहीं है, क्योंकि वो जो आज बेरोजगार है वो कल बेरोजगार नहीं रहेगा। तो बेरोजगारों के संगठनों में स्थायित्व नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ बेरोजगारी में स्थायित्व है क्योंकि लोग 20-20 साल से बेरोजगार हैं, और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो पूरा जीवन हो सकता है बेरोजगार रहे। तो ये समस्या
जो है वो सामाजिक स्तर पर और कई स्तरों पर बहुत बड़ी है, और इसलिए इसमें बहुत ज्यादा खतरे जुड़े हुए हैं। जी जी डॉक्टर सुनील, हम अपने को अनम्यूट कर लीजिए, कुछ आप कहना चाहते हैं, फिर मैं अखिलेश जी के पास। मैं केवल 2 पॉइंट्स जोड़ना चाहता हूं। एक बात तो ये कि वो चर्चा के अंदर ये वाली बात भी आई थी कि आप नीति आयोग ने तय कर लिया और सीधे सीधे आप लोगों के अपॉइंटमेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर कर रहे हैं, और आप हमारी परीक्षा जो है वो आप बार बार कर रहे हैं, और आप उसके अंदर पहले 10% का था, फिर 20% का हुआ, और आप एक ही व्यक्ति को कई कैटेगरी के अंदर आप चुनाव उसका हो जाए इसका आप विकल्प दे रहे हैं। जबकि छात्र ये चाहते हैं कि भाई एक व्यक्ति है, वो एक परीक्षा अगर वो पास करता है तो उसके अंदर फाइनल हो जाए। जरूरी नहीं है कि एक छात्र 10 कैटेगरी के अंदर 10 जगह पर चुना जाए और फिर आप दूसरी प्रक्रिया आप उसके लिए शुरू करने का काम करो। तो एक बात ये मैं लाना चाह रहा था चर्चा में। दूसरी बात ये लाना चाह रहा था कि आपको मालूम है कि कानून एक बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर वो कानून है, अभी मध्य प्रदेश में ही बना है, इसलिए मेरे को ज्यादा उसकी जानकारी है। और उस कानून के अंदर ये है कि जब कोई भी संपत्ति का नुकसान होता है तो उस संपत्ति के वसूली के लिए एक ट्रिब्यूनल 15 दिन का वसूली का आदेश देगी और 15 दिन के अंदर उसको वसूल करने का काम करेगी। और जो लोग मतलब जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, जिनको जिम्मेदार माना गया है, उनसे ही उसकी वसूली करने का काम किया जाएगा। तो मुझको ऐसा लगता है, जो बात मैंने पहले कही थी कि पूरे छात्र नेतृत्व को टेरराइज करने के लिए, कि ये मतलब एक तरीके लापता हो जाएं, ये यहां से रफा दफा हो जाएं और कहीं पर भी रहें और वहां पर चुपचाप ये रहें अगर इन्हें इन आपराधिक मुकदमों से बचना है। तो इस तरीके की इस लाइन के ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस काम करने वाली है, ऐसा मुझको दिखलाई पड़ता है। जी अखिलेश जी, ये आप तो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जो दमन की तैयारी प्रशासन कर रहा है, उससे क्या ये आंदोलन थम जाएगा या रुक जाएगा? देखिए, मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी ऊपर से कुछ संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें दर्जनों लड़कियां इलाहाबाद में जेल में गईं। हमने हल्ला बोल आंदोलन को देखा, बिहार के आंदोलन को मैं देख रहा हूं। इस आंदोलन का जो कंपोजिशन है, जो अभी इतने बड़े पैमाने पर उभर के आया है, खासतौर पर बिहार में, यह आंदोलन अपने नेचर में जो शहर और गांव के बीच का अंतर्विरोध है उसको ट्रांसेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो इस आंदोलन में शरीक हैं, और साथ ही साथ शहरी पृष्ठभूमि के लड़के इस आंदोलन में शरीक हैं। उनके बीच का एक बड़ा यूनाइटेड फ्रंट बन गया है। वो लड़के गांव से शहर में नहीं रहते हैं, कुछ आते हैं जरूर, कोचिंग वगैरह करते हैं, अमूमन वो गांव में ही रहते हैं। तो मैं जो इस बात को कह रहा था कि इसका डेप्थ बहुत गहरा है और एक दिन का नहीं, सालों की उनकी जो इंतजार की घड़ी थी, जब इन्होंने कहा कि हम 2 लेवल एग्जाम कराएंगे ग्रुप डी का, तो बस्ट कर गया। उन्होंने कहा 3 साल के बाद एक एग्जाम हो रहा है, पहले ऐसे ही एक एग्जाम से आप सेलेक्ट करते थे, अब 3 साल के बाद आप कह रहे हैं हम 2 लेवल करेंगे, और वो भी 2-3 साल में करेंगे। कब करेंगे उसका कोई टाइम फ्रेमवर्क आपने नहीं दिया। तो उनका जो शांति और धैर्य था वो अपने को कंट्रोल नहीं कर सके और सड़कों पर आ गए, और पूरी तौर पर शांतिपूर्वक उनका आंदोलन था। तो मैं ये कह रहा हूं कि टेरर का हालत ये है कि कर्नलगंज थाने में बैठ के एसएसपी जैसा आदमी डंडा लेके बैठा हो कि भाई तुम्हें ये बताना है कि तुम लोग इस चुनाव के दौर में भाजपा हटाओ की बात क्यों करते हो, क्यों नहीं रोजगार की बात करते हो। उन लोगों ने कहा कि ये हमारा विषय है, हमारा आंदोलन किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ है। हमने ये कहा कि अगर बैकलॉग की सीटें भरी नहीं जाती हैं तो हम लोग अभियान चलाएंगे भाजपा हराओ का। और दमन का हालत ये है कि आप उनके ऊपर 120 जैसे कानून उनके ऊपर लगा देते हैं, दर्जनों आप उनके ऊपर दफा लगा करके इस दौर में, इस ठंड में, जहां जेल में भी रखने के लिए क्वारंटीन किए हुए लोग हैं, उसी भीड़ में इन नौजवानों को
जिनका पूरा क्रेडेंशियल आज से नहीं 20-20 साल से आंदोलनों का शांतिपूर्वक रहा है, उनको आप जेल भेज रहे हैं। दमन की हालत तो आपने उस वीडियो में देखी। चलो भाई, ट्रैक खाली कराना था, आप लाठीचार्ज किए होते, बात समझ में आती। आप हॉस्टल में आके, जैसे हमने देखा था कि जामिया में जैसे घुसे, आप हॉस्टल में और लॉजेस में आकर के जिस तरह से दरवाजों से धींगा मुश्ती किए, एक पुलिस वाला किस तरह से उसको राइफल के बट से खोलने की कोशिश कर रहा था, जब नहीं खुला तो पीछे दौड़ के 2-3 बार उसने पैर मारा दरवाजे पर। जब नहीं खुला तो जो भी लड़के सामने मिलते थे मारते पीटते उनको अंदर ले आया। और आज वही टेरर चारों तरफ है, और छात्रावास वगैरह खाली कराएं, लॉजेस से लोग चले जाएं और यहाँ पर एब्सेंट हो जाएं। यह मैं कह रहा हूं, उस समय चुनाव के दौर में जब एक इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन की संवैधानिक व्यवस्था है, उस समय एसएसपी वगैरह की जो भूमिका है, जो अभी उन्होंने छात्र नेताओं के बताया है सुनीलम ने, तो उस समय एसएसपी की अतिरिक्त दिलचस्पी का क्या मतलब है? जितने अधिकारी हैं सबसे बात हो रही है, कोई ये जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है कि 1 से 20 में कहां से लगता है। बिहार में इतना बड़ा लड़कों का गया से लेके पटना से लेके भोजपुर से लेकर के जहानाबाद से लेके हर जगह उभर रहा है। तो देखिए, ये जो उभर रहा है आंदोलन, इसके अंदर एक तत्व यह भी काम कर रहा है कि पूरे आंदोलन को एक जगह समेटा जाए, और वह समेटा जाए। ये सही बात है कि वो भाजपा का विरोध करते समय भी यह कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी डिक्लेयर करे। इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसी इकोनॉमी वो देना चाहते हैं जिससे वो रिजॉल्व करे, यह सवाल तो बन गया है। राजनीतिक बहस में न भी आए, मन में नौजवानों का आ गया है, और किसान आंदोलन से ये सब नौजवान अपने को आइडेंटिफाई करते रहे हैं, और किसान आंदोलन का इन लोगों ने समर्थन किया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि दमन का हालत ये है कि एक तरह का टेरर का वातावरण है। कब कौन कहां गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसके बारे में कोई भी आश्वस्त नहीं है कि नहीं, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। आपके इस वीडियो में भी बात करने पर आपके मुकदमे लग सकते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो जो माहौल है डेमोक्रेसी का, जो मिनिमल नॉर्म्स है, अब उसमें देखिए उत्तर प्रदेश में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है सीए आंदोलन के दौरान। अगर आप आंदोलन में नहीं गए हैं तो एक बहुत बड़ा क्लाज इनके पास है 1 से 20B। आप फिजिकली रहे हो या न रहे हो, षड्यंत्र के नाम पर आपको गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार ही नहीं करेंगे, आपकी जितनी संपत्ति है उसको कुर्क करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि मैं लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश कर रहा हूं, पत्ता मैं नहीं हिलने दूंगा। ये एक टेरर का जो पूरा वातावरण है, ये चारों तरफ फैल रहा है। ये इससे भी छात्रों और नौजवानों में बड़ा विक्षोभ है। तो यह रोजगार का प्रश्न केवल रोजगार का नहीं रहेगा, ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी का भी होगा, समानता का भी होगा, और अधिकार मांग करके एक नागरिक की हैसियत मिले, इसका भी ये आंदोलन होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, टेरर का एक जो इन्वायरमेंट है, इसको यूथ कम्बैट करेगा। आज भले वो शांत हो जाए, वो अपने बैलेट पेपर्स के माध्यम से करेगा। कर्मचारी वैसे ही नाराज है, जैसे ही ये हुआ फिर वो ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोटेस्ट में आएंगे, और रोजगार दो, दमन बंद करो, छात्र नेताओं को रिहा करो। यह एक पॉपुलर आंदोलन आने वाले दिनों में बनेगा। जी आनंद जी, आप कुछ कह रहे थे। एक सवाल मेरा भी था आपसे आनंद जी। आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में अगर जिला प्रशासन किसी खास दल के साथ खड़ा नजर आता है तो उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये सब लोग देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल है कि जब मुकदमा चल रहा है अदालत में और गवाहियां पेश हो रही हैं पक्ष और प्रतिपक्ष की, उसी समय ये बिना जरूरत के इनके राज्य सत्ता का जो दृष्टिकोण है वो सामने आ गया।
अभी 1 साल हम लोगों ने लोकतंत्र की पाठशाला में अपनी पढ़ाई की है, पूरे भारत ने, खासतौर पर नई पीढ़ी ने, किसान आंदोलन के बहाने। और अब विद्यार्थियों के बीच में बहुत मासूम सवाल है कि आपने विज्ञापन दिया, हमने परीक्षा दी, हमको नतीजा चाहिए। दूसरा है कि आपने बताया कि सरकार में जगहें खाली हैं, हम भर्ती करने जा रहे हैं, आपने विज्ञापन किया, हम परीक्षा देने की तैयारी करके आए, आपने पर्चा लीक होने के नाम पर पर्चा इम्तिहान कैंसिल कर दिया। और तीसरा कि जो लोगों को भर्ती हो भी गई है उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। ये सब लोग क्रांतिकारी नहीं हैं, ये हाथ में झंडा और डंडा लेके चलने वाले नहीं, ये तो कलम लेके गए थे, अपनी प्रतिभा दिखाई थी और या दिखाना चाहते हैं, और आपके मुलाजिम बनना चाहते हैं, आपके सेवक बनना चाहते हैं, आपका जयकारा करना चाहते हैं। आप इनको दुश्मन में बदल रहे हैं, आप इनको पॉलिटिकल वर्कर में बदल रहे हैं। 1967 में ऐसी हरकत हुई थी अम्बरीश जी, बड़ी पुरानी कहानी है। और लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, मेरठ के लड़के लड़कियों को यूनिवर्सिटी बंद करके इन्होंने समझा कि हम घर भेज देंगे। घर ही तो देश है। हम सब वॉलंटियर बन गए, सीपीएम के, सीपीआई के, सोशलिस्टों के, और जगह जगह हम लोग नुक्कड़ नुक्कड़ पर पर्चा पर पोस्टर बांटने लगे। पॉलिटिकल पार्टीज को बिना मेहनत के वॉलंटियर मिल गए और 67 के चुनाव में पूरी धुलाई हो गई। और 67 से लेकर के 2022 में भी यही कहानी होगी। ये वही देश है जहां पर जब ये चंचल जैसे लोगों को अराजक बता के, देशद्रोही बता के, जयप्रकाश का एजेंट बना के बंद किया गया, तो गांव गांव में लोगों ने कहा कि अरे लइकवा छूट जाए भैया, काहे एक चक्कर में पड़ल हुआ, ए सरकार के हटावा। ये बहुत बड़े सिद्धांत की बात नहीं है, आम कॉमन सेंस की बात है। और ये जो एसएसपी साहब मलकागंज थाने में बैठे हैं, ये ताबूत में कील ठोक रहे हैं। पुलिस अफसर का ये काम नहीं है कि नौजवानों को बताए कि क्या करें क्या न करें। ये पढ़े लिखे लोग हैं भाई, अंगूठा छाप नहीं है। अंगूठा छाप की भी अपनी एक समझदारी होती है। आखिरी बात में ये कहूंगा कि इस समय जरूरत है कि जिले जिले में, गया से लेकर इलाहाबाद तक, हमारे अखिलेश, चंचल, सुनीलम जैसे जो लोग हैं वो छोटी ही सही इनके मदद के लिए समिति बनाएं, इनके जेल में जाने पर इनकी जमानत का इंतजाम करें और सरकार से मांग करें, राज्यपाल से मांग करें, मुख्यमंत्री से मांग करें कि विद्यार्थियों की सुनवाई करो। ये जो ताना बाना बनेगा, इससे अराजकता भी खत्म होगी। ऐसे ही जयप्रकाश जी ने बिहार आंदोलन में किया था, वो विद्यार्थियों के आड़ में गुंडों को प्रश्रय देने वाली राजनीति को पसंद नहीं करते। उन्होंने कसम रखवाई थी कि तुम लोग तोड़फोड़ नहीं करोगे, हिंसा नहीं करोगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सरकार जो गोली से जनता से बात करती है उसके बारे में कहा कि जो विधानसभा गोली पर चुप रहती है उसको भंग कर देना चाहिए। तो खैर ये विधानसभा तो मृत प्राय है, चुनाव सिर पर है, 6 हफ्ते में चुनाव शुरू हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों के बीच में एक आत्मविश्वास आए, विद्यार्थियों के बीच में सरकार की तरफ से जो हुआ उस पर मलहम लगाने वाले हमारे आप जैसे लोग सामने आए, जैसे आपका ये संवाद हो रहा है, तो उनको भी एक, जिसको आप कहें कि संयमित और गंभीर प्रतिरोध की तरफ बढ़ने का एक भरोसा मिलेगा। वरना ये फुटकरिया हिंसा बहुत अराजक हो सकती है। इससे कहां कहां बात बिगड़ जाएगी। लुम्पन लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, बेरोजगार, अर्धशिक्षित, अप्रशिक्षित, और उनके हाथ में अगर लगाम चली गई समाज की तो किसी को ठीक नहीं लगेगा। आखिरी बात तो मैंने कह ही दिया, लेकिन एक छोटी टिप्पणी ये भी कि जितना आप सोशल मीडिया का इसमें संबोधन करेंगे उतना ही इस आंदोलन को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ एक नतीजे की तरफ मोड़ने में आसानी मिलेगी। आपको बहुत बधाई। जी चंचल जी, इस बार इस पूरे आंदोलन में हिंसा वाला जो पहलू है इसकी भी निंदा हमें लगता है, अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा चंचल जी, जो हिंसा जिस प्रकार से हुई है वो आंदोलन भटक सकता है। जी एक अमरीश जी, एक बात बताऊं, लोग बैठे हुए हैं तकरीबन ये सब आंदोलन से ही निकल करके आए हुए लोग हैं जी। और हिंसा क्या होती है क्या नहीं होती इसका फैसला सरकार को करना हो तो पहले दिन कर लेती है। हिंसा प्रतिहिंसा ये अलग का एक विषय है। कोई भी आंदोलन तक नहीं हुआ है, सरकार इंतजार करती है कि तरफ से कोई हिंसा हुई कि नहीं हुई। ये बड़ा बुनियादी सवाल है। और जब छात्रों की तरफ से कोई छोटी सी भी घटना होती है तो उसको हिंसा की तरफ मान लिया जाता है।
ये कोई ऐसे चलने वाली चीज है। अभी जैसे सब लोगों ने जिक्र किया कि 120 बी, इसमें से कौन सी छात्र नेता ऐसे हैं कि जिनके ऊपर 120 बी न लगा हो? हर सरकार ये लगाती है कि ठीक है, और ये उसके जाने का रास्ता है, और जब ये 120 लगता है तो बड़ी बड़ी दिलचस्प बात होती है। आनंद जी हैं, पूछिए, अखिलेश जी हैं, सुनील जी हैं, ये इन लोगों के ऊपर अभी तक इसमें न्यायपालिका में कोई पॉलिटिकल धारा नहीं बनी है। सारी की सारी क्रिमिनल धाराएं हैं और उसी की तरफ गिरफ्तारी होती है, उसी की वो डकैती की भी लगती है, डकैती तक की धाराएं लग जाती हैं। जी जी, और ये सब मामूली धाराएं हैं। लेकिन अब तक बड़ी दिलचस्प घटनाएं होती रही। अब देखिए, ये सरकार में इंतजार करना पड़ेगा कि ये सरकार क्या करती है। मैंने इसलिए कहा कि पिछली सरकारों का जो अनुभव है, जिसमें हम सभी लोग बैठे हुए हैं, वो सरकारें एक मुश्त मुकदमों को वापस ले लिया करती थी। इसलिए हमारा हौसला बढ़ता था कि चलो फिर लड़ेंगे। अब हमारी लड़ाई उस हौसले के लिए है कि क्या हमारे पास फिर ऐसी सरकार आएगी कि जिससे हम लड़ सके। और लड़ाई केवल लड़ाई के लिए नहीं होता, लड़ाई मतलब कि हम जनतंत्र को कायम रख सकेंगे कि नहीं रख सकेंगे। नंबर 2, जैसे सुनील जी ने कहा, सरकार कानून लाती रहती है, जाता रहता है, कानून से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जनाब आली, जब एक बात फैसला हो चुका है कि किसी भी सरकारी महकमे में कोई नौकरी नहीं है, हाथ काटे चुके हैं, और सीधी सी बात है कि जब हम यंत्र को लेकर के आएंगे तो आपके हाथ कटेंगे। कोई भी महकमा हो, चाहे रेल हो, मैं बहुत नजदीक में भी थोड़ी दिन के लिए रहा हूं सरकार में, किसी भी महकमे में नौकरी नहीं है। और जो कहता है, जो महकमा कहता है कि नौकरी हम देंगे, वो आप बदमाश कर रहा है। और बदमाशी के एक रिकॉर्ड को देख लीजिए कि रेलवे पिछले 20 साल में, पिछले 15 साल में जब से आए हैं, इतना पैसा कमाया है उन लोगों से जो बेचारे ऐसे भी जेब से खाली है। ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे सड़क पर खड़े भिखमंगे को, जो अंधा बन के बैठा हुआ है कटोरे में पैसा लेकर के, उसको आप पैसा देने के बजाय उसकी में टोकरे में से पैसा निकाल लें। 100-150 रुपए फार्म का ले रहे हैं, इतने का ये कर रहे हैं। अंदाज लगाइए कि मामूली से खलासी के मुकाम पर आप 1.5 लाख के ऊपर लोग उसमें लाइन में लगे हुए हैं, और फार्म कितने पैसे होते हैं। और आपको क्या, रेलवे ने एक लाइन में कह दिया कि साहब ये खारिज कर दिया गया, अब ये भर्ती नहीं होगी, क्या कर लेंगे? इसलिए कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं। लेकिन ये गुस्सा ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये समाज शास्त्र का नियम है। आनंद भाई जानते हैं कि गुस्सा चलता है एक साथ, धीरे 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 ये सारे गुस्से मिलते रहते हैं, कर्मचारी के, पिजेंट्री के। इतना ही नहीं, हम लोगों ने तो अच्छी लड़ाई, आनंद भाई ने ऐसा रास्ता दिखाया कि काशी विश्वविद्यालय पहुंचते ही हम लोगों की खोमची आनंद तक से होती रही, उनके सवाल पर हम लड़ते रहे। हमारा दायरा छोटा नहीं था, हमारे दायरे में खोमचे वाले थे, चाय वाले थे, अगल बगल के गांव वाले थे, भंगी थे। भंगियों के यहाँ रात में पनाह मिली है जब हम भाग करके पुलिस से बचते थे। तो ऐसे मुकाम पर आंदोलन का दायरा, छात्रों का दायरा छोटा नहीं होता। और ये केवल छोटा ही नहीं होता, प्रयागराज में बच्चे लात खाए हैं, जो मार खाए हैं, जिनको खून से। अब सबसे दिलचस्प बात है, तब तकलीफ तो होगी कि मीडिया उसको एक टोपी से ढक रही है कि टोपी का रंग कैसा है, टोपी में किस तरह की चीजें रखी हुई, किस तरह के निशान बने हुए हैं, और ये टोपी है कहाँ की। आज उससे ढका जा रहा है, ये नहीं ढक पाएंगे सरकार। आप आइए, ईमानदारी के साथ आइए, तो बहस करिए कि नौकरी है तो हाँ है, कहिए कि नौकरी नहीं है। मैंने शुरू में आपसे कहा अमरीश जी, ये बहस बहुत पुरानी हो चुकी है। अब उस बहस को नए सिरे से शुरू किया जा रहा है कि आपको तकली चाहिए कि केतली चाहिए। केतली आपकी अपनी अलग की चीज है, और तकली पूरे देश को, नौजवानों को एक रास्ता देगी। उसके अलावा दूसरी जगह कोई रोजगार नहीं है, और ये रोजगार अब गांधी ही देगा, दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। स्वरोजगार के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कितना भी लड़ लीजिए आप। अब आपको आना पड़ेगा किसानों के पास
किसानों के रोजगार पर सीधी सी एक लाइन की अगर आप सरकार के ऊपर दबाव डाल दें कि जो लोग जो छोटे उद्योग छोटी जगहों पर पनप सकते हैं उस पर बड़े घरानों का कब्जा खत्म हो, देखिए आधा रोजगार आपके नौजवानों के पास खड़ा हो जाएगा। विकेंद्रीय से जितना भटकेंगे उतना ही गड़बड़ होगा और आज हम उससे भटक चुके हैं। इसलिए हम सीधे सीधे कहते हैं कि भाई इल्म की किताब को आप सड़क पर भी उसी तरह से उतारिए जिस तरह से किताबों में पढ़ करके हम खुश होते हैं कि क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात कही। और जिस तरह की लड़ाई चल रही है ये तो अब फैसला हो गया है, ये इसका फैसला अब ये जाने का रास्ता तो जी आप क्या शुरू में ही कह दिया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये वो भी आपकी आवाज कट रही है चंचल जी। मान चुके हैं कि अब हम जा रहे हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर दे रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक ठीक ठीक। हाँ सुनीलम जी कुछ आप कह रहे थे। जी जी मैं एक तो ये बात ये कह रहा था कि जो प्रोफेसर आनंद जी ने अभी कहा था कि जो आंदोलनकारी हैं उनकी मदद होनी चाहिए, तो मैं अभी देख रहा था कि एक यूथ फॉर स्वराज की एक प्रेस विज्ञप्ति आई है, उन्होंने एक नंबर जारी किया है जिसके अंदर कहा है कि भाई हम कानूनी सहायता जो भी है उनके लिए देने को तैयार हैं। लेकिन अभी ये भी एक बात सामने आ रही है कि ये जो आंदोलन के अंदर विशेष तौर पर जो आप एक खान सर की जो बात आप कर रहे थे, वो खान सर अकेले नहीं है, उसमें एसके झा है, नवीन है, अमरनाथ है, गगन प्रताप है, गोपाल वर्मा है, और ये सब बहुत ही पॉपुलर शिक्षक हैं जिनसे कि लोग बड़े संख्या के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं, मतलब जिनकी अपनी एक किस्म की फॉलोइंग है, अपने स्टूडेंट्स की फॉलोइंग है, और उन लोगों के ऊपर सबके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट जो है वो बिहार के अंदर भी इसके इर्द गिर्द और यूपी के अंदर या पूरे देश के अंदर ये जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई है, इसमें जो लोगों ने मतलब जिन्होंने परीक्षा दी है या जो लोगों का सिलेक्शन जो इसके अंदर पहले हुआ है, ये सब लोग तो ये ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं एक तरीके से। और जब ये रेलवे ने कह दिया कि जिनके ऊपर मुकदमा रहेगा हम उनको नौकरी नहीं देंगे, तो फिर अब इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी आ गया। वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया कि मतलब आपने जो लोग हैं उनको आपने अलग करने की कोशिश हुई है, तो अब ये और भी आगे ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से चलेगा। तो मेरे को तो इस तरीके से लगता है कि इस समय जो भी अपोजिशन की कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ये एफआईआर रद्द कराने वाली मांग के ऊपर कुछ कमिटमेंट्स भी करने चाहिए और इसको लेकर के एक व्यापक दबाव भी बनाने का काम उनको जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर बात सही है क्योंकि यहाँ पर जैसा जो ही दृश्य लोगों ने इलाहाबाद देखा, तो ही लोगों के दिमाग में जामिया की लाइब्रेरी में घुस करके जो लाठीचार्ज हुआ था छात्र छात्राओं के ऊपर, वो लोगों के जहन के अंदर आ गया था। तो मेरा मतलब ये है कि ये बात केवल चुनाव तक सीमित रहने वाली नहीं है। अब चुनाव के अंदर एक बदलाव दिखलाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसके बाद में ये पूरा आंदोलन किसका सिरदर्द बनने वाला है या किसको इसके जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये वाली बात भी इस चर्चा के अंदर आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चंचल जी ने कहा कि बदलाव के संकेत ही हैं, बाहर जाने वाले जो हैं उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, तो अब जो आने वाले हैं उनको भी एक बड़ा व्यापक आंदोलन जो है, क्योंकि एक एमएसपी का आंदोलन जो किसान जिसकी तैयारी में आज लगा हुआ है कि कानून की एमएसपी के जो है वो कानूनी गारंटी को लेकर के, और दूसरा ये रोजगार वाला आंदोलन, तो ये तो जो गवर्नमेंट इन मेकिंग है उन लोगों के सामने एक ये बहुत बड़े प्रश्न के तौर पर रहने वाला है। जो जाने वाले हैं उनको तो खैर है ही, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर तो अभी हैं और जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। और ये मामला जो है बेरोजगारी वाला जो आंदोलन है, ये मुझे लगता है कि फैलेगा, और इसके अंदर क्योंकि बहुत संगठित ग्रुप्स भी काम कर रहे हैं, और इस तरीके का एक मैं ये जरूर उल्लेख करना चाहता हूं दर्शकों की जानकारी के लिए कि जब ये जामिया के अंदर छात्र आंदोलन हुआ था और जेएनयू में हुआ था, और उसके बाद में वहां पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ, तो ये सब जगह पर मिल करके इन लोगों ने एक संयोजन समिति बनाई थी, और वो सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर के इन लोगों ने एक रूपरेखा तैयार की थी। बाद में वो बात आगे बढ़ी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो कल ये जो घटना हुई है,
इसके बाद में भी वो उस तरीके का जो कोऑर्डिनेशन एक नेशनल लेवल पे छात्र और युवा संगठनों का और जो चुने हुए पदाधिकारी देश के हैं उनका जो बन रहा था, मुझे लग रहा है कि वो लोग भी अब सब जो है एक साथ आकर के इस इशू को और इस आंदोलन को आगे ले जाने का काम वो जरूर करने वाले हैं। जी अखिलेश जी, आपकी एक टिप्पणी हम चाह रहे थे, जो बात अभी सुनीलम जी ने कही। जी मैं बार बार इस बात को सुनीलम जी ने कहा और साथियों ने, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कई बार हम लोग जेल गए हैं, छात्र आंदोलन में भी गए हैं, किसान रेडिकल पीजेंट मूवमेंट में भी गए हैं, लेकिन हमने जो भी देखा है वो हमारे शरीर तक ही संबंधित था। अब हमारा घर कुर्क हो जाएगा, और वो इस बिना पर कि हम उस आंदोलन को कंस्पायर किए हैं। यह दरअसल एक जो मोड है, यह अथॉरिटेरियन मोड की प्रैक्टिस है। अभी तक इस तरह की अथॉरिटेरियन मोड की प्रैक्टिस अमूमन हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अखिलेश भाई, इमरजेंसी में जो गिरफ्तार नहीं होते थे, फरार रहते थे, उनकी कुर्की हो जाती थी। नहीं, कुर्की होना अलग बात है। गिरफ्तारी के बाद पोस्टर देखिए, इमरजेंसी में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, घर भी कुर्क होते थे, और इमरजेंसी भी एक अथॉरिटेरियन मोड ही था। मैं सामान्य ये बात मैं याद कराना चाहता था। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन अभी वह देखिए, मैं जो इमरजेंसी है उसको मैं एक एक्सीडेंट मानता हूं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आज एक व्यवस्थित ढंग से गिरफ्तार भी करते हैं और कहते हैं कि इतनी संपत्ति का नुकसान हुआ है और इसके लिए हम आपका घर द्वार जो भी प्रॉपर्टी है हम उसको सीज करेंगे। ये नया फिनोमिनन है। और धारा क्या है, आप वहां फिजिकली न हो, हम बेंगलोर में हो और इलाहाबाद में कोई घटना हो गई हो, जैसे मैं इलाहाबाद में नहीं था, इलाहाबाद में कोई घटना हो गई, तो वो कहेंगे कि 1 से 20 बी है कॉन्स्पिरेसी। इसीलिए जो सुनीलम जी कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पुराने साथियों को ये जो नया फिनोमिनन पॉलिटिक्स में राइज कर रहा है, इस फिनोमिनन को देखना होगा। वो पुराने के सामान्य आंदोलनों के दौरान इमरजेंसी अपवाद स्वरूप लेते हुए हम देखते हैं कि एकदम भिन्न किस्म की एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट टेरर की प्रैक्टिस है, जिसका हीरो बन करके ये कहता है कि मैं इन लोगों को मारूंगा भी, और इनका पोस्टर बकायदा लगा करके उनकी गिरफ्तारियों को और उनकी संपत्ति को जब्त करने के नाम पर उनको सोसाइटी से मैं अलग थलग भी कर दूंगा। आपने देखा कैसे आईजी दारापुरी से लेके सब लोगों के पोस्टर्स लगाए गए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये करने का आपको राइट नहीं है। हाई कोर्ट के इस डायरेक्शन के बावजूद, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रोका भी नहीं, वह पोस्टर्स नहीं हटाए गए। ये जो वायलेशन है, इस वायलेशन को देखना होगा। पुराने फ्रेमवर्क में हम इसको पूरी तौर पर नहीं समझ सकते। दूसरी बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं, इसीलिए मैं आज सुबह से राजेंद्र चौधरी से लेके, प्रकाश करात से लेके, आनंद जी से लेके, योगेंद्र जी का सुबह फोन था, प्रशांत भूषण का, सबका मैंने उनसे कहा कि एक लखनऊ में ऑर्गेनाइज्ड प्रेस प्रोटेस्ट होना चाहिए, और कहा जाना चाहिए कि इन इनोसेंट बच्चों के ऊपर 1 से 20 बी लगा के उनकी संपत्ति कुर्क करने की धमकी। यह जो पुलिस प्रशासन कह रहा है कि तुम जहां रहते हो वहां से लेके तुम्हारे घर तक हम पहुंच करके कुर्क करेंगे, यह जो टेरर पैदा किया जा रहा है, ये नया फिनोमिनन है। और यह जो देश को अथॉरिटेरियन मोड ऑफ रिप्रेशन की तरफ ले चला जा रहा है, इसको निपटने के लिए मैं मिनिमल ये डिमांड करता रहा हूं, जितने अपोजिशन के लोग हैं, राइट फ्रॉम द लेफ्ट टू ऑल अपोजिशनल पॉलिटिकल पार्टीज, कि कम से कम बयान दें, रेजिस्टेंस में आए, क्योंकि उनके भी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन सवालों को और मजबूती से, जैसे मैं सुबह से कोशिश करके सबसे बात कर रहा था, सुनीलम जी भी एक दल से भी जुड़े हैं, लेकिन उनकी पहचान आंदोलन की प्रमुख है, वो भी प्रेशर डाले। आनंद जी से भी मैंने रिक्वेस्ट किया, और
सभी साथियों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल एक प्रेस क्लब में 1 बजे मीट है और उसको सब लोग आके अपना इंडिपेंडेंटली एड्रेस करें और कहें कि भाई ये प्रतिकार, हम अपना प्रतिवाद दर्ज करते हैं, ये तरीका गलत है। जी, सही बात है आपकी। हरजिंदर जी अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा, अंतिम टिप्पणी हम आपसे चाहते हैं क्योंकि समय एकदम खत्म ही हो गया। जी अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, समय खत्म हो गया है। मैं एक लाइन सिर्फ कहूंगा, जो अखिलेश जी ने कहा कि ये अथॉरिटेरियन रिजाइम है और ये किस तरह से वो करता है, तो मेरा मानना है कि जिन सरकारों के हाथ में कुल्हाड़ी होती है वो उसका आखिरी वार अपने पैर पे ही करते हैं। तो अब ये प्रोसेस जो है शुरू हो गई है। बस मुझे इतना ही कहना जी, है। चंचल जी कुछ आप कह रहे थे? हाँ जी, बोलिए। दो एकाधिकार की बात हुई यहाँ पर। अभी प्रोफेसर आनंद जी ने कहा और अखिलेश जी ने उस पर टिप्पणी की है। फासिस्ट का जो एकाधिकारवाद होता है और डेमोक्रेट का जो एकाधिकारवाद होता है, दोनों में फर्क होता है। इमरजेंसी एक डेमोक्रेट का एकाधिकारवाद था और आज जो चल रहा है ये फासिस्ट का एकाधिकारवाद है। दोनों के फर्क को समझ करके ही हम लोगों को रास्ता तय करना है। शुक्रिया जी, फासिस्ट का जो एकाधिकारवाद है, हमें लगता है कि इसके खतरे और ज्यादा खतरनाक होंगे। बहरहाल आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।